हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। वैसे वेरी वेरी गुड इवनिंग। लास्ट सेशन में प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा था क्या होता है वेपर प्रेशर, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हम करेंगे जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। बेटा राउल्ट्स लॉ न केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है वहाँ पर भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। राउल्ट्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन कभी कभी 5 नंबर में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। अब आप सोचोगे क्या सर हम राउल्ट्स लॉ डायरेक्ट सीखेंगे? नहीं, हम फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर से बात शुरू करेंगे और हम बात करेंगे वोलाटाइल सॉल्यूशन के, वोलाटाइल सब्सटेंस के वेपर प्रेशर की, और वहाँ से हम राउल्ट्स लॉ के डेरिवेशन तक पहुँचेंगे। और देखिएगा कितनी आसानी से आपके दिमाग में ये डाल देंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है। चलिए, तो बेसिकली जब हमने बात की थी फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की, तो उन सारी बातों के बाद मैं राउल्ट्स लॉ को समझाने के पहले आपको कुछ बेसिक्स की बात कर लूं कि प्यारे बच्चों जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस मतलब जिनके माध्यम से जिनका यूज करके सोल्यूशन बनता है, तो बेसिकली जो हमारे सब्सटेंस हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा वोलाटाइल। क्या हो सकता है? वोलाटाइल। एक प्यारे बच्चों हमारा होता है नॉन वोलाटाइल। क्या होता है भाई? नॉन वोलाटाइल। अब आइए डिस्कस करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जो बहुत बार केमिस्ट्री में मिला, इसका क्या मतलब होता है, कैसे आप पहचान पाओगे? भाई नॉन वोलाटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट ना हो पाए, सीधे शब्दों में जो अनवेपरेटेड हो, जिसका वेपरेशन वेपराइजेशन इन वेपरेटेड फॉर्म ना हो, सीधे शब्दों में जो वेपर में कन्वर्ट ना हो पाए। डैट मीन्स अगर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस की बात करें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कोई भी सॉलिड जो जनरली वेपर में कन्वर्ट ना हो पाए वो नॉन वोलाटाइल हो सकता है। वोलाटाइल की बात करें तो सीधे शब्दों में जो इवेपोरेटेड हो। इवेपोरेटेड का क्या मतलब है कि जिनको हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो या जिन पे वेपर में कन्वर्जन हो पाए, जिस पे वेपर प्रेशर काम कर पाए। तो जनरली इसमें हमारे दिमाग में इवेपोरेटेड सीन आते ही किसी लिक्विड का सीन बनता है कि अगर वोलाटाइल है मतलब वो लिक्विड होगा, और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है तो वो कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ और ये बताता हूँ कि जब नॉन वोलाटाइल बेटा है ना, जब नॉन वोलाटाइल नॉट इवेपोरेटेड, ये इवेपोरेटेड नहीं हो सकते, मेरी बात को समझना, नॉट इवेपोरेटेड, इसका मतलब कि इस पे वेपर प्रेशर हमेशा कितना होगा? 0 होगा। आप बोलोगे सर ये 0 क्यों होगा? प्यारे बच्चों एक बार आप सोच के देखो कि जब कोई सॉलिड किसी कंटेनर में रखा है उस पे वेपर प्रेशर कैसे काम करेगा? भाई वेपर प्रेशर तो तब काम करेगा जब वेपर बनेगा, वेपर का प्रेशर काम करेगा उस पर। जब वेपराइजेशन ही नहीं होगी, जब इवेपोरेटेड की प्रोसेस ही नहीं होगी, जब सॉलिड वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो फिर वेपर प्रेशर कैसा? डैट मीन्स वी कैन से डैट कि नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जिन पे वेपर प्रेशर नहीं होता, 0 होता है, जिनको वेपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जनरली जो नहीं होते। अब कुछ लोग कहेंगे सर हो भी सकते हैं, अगर प्यारे बच्चों इनको हम मिक्स करें नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के साथ, तो उनकी वजह से ये वेपराइजेशन शो कर सकते हैं, पर पूरी तरह से नहीं। इनकी वजह से ये वेपर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। डैट मीन्स वी कैन से डैट कि जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वेपराइजेशन प्रोसेस नहीं होती, वेपर में कन्वर्जन नहीं होता, बेसिकली वहाँ पर जो हमारा वेपर प्रेशर है वो 0 होता। आप बोलोगे सर ये वेपराइजेशन क्या है? बेटा वेपराइजेशन कंडेंसेशन प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया। ठीक है सर इसके कुछ एग्जांपल बताइए जिससे हम समझ पाएँ। एग्जामों में बहुत पूछा जाता है कि ये नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है। बेटा इसके एग्जाम्पल हैं तुम्हारे बड़े खूबसूरत। यूरिया का नाम सुने हो? हाँ सर। ग्लूकोज का नाम सुने हो? बिल्कुल सर। सुने क्या है? यूज करते हैं। सुक्रोज का नाम सुने हो? बिल्कुल सर। जनरली ये तीनों आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक दे देगा और कहेगा भैया इनका नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के रूप में यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली इसका फार्मूला बता दूं, यूरिया का फार्मूला होता है जिगर के टुकड़ों NH2CO NH2। कुछ लोग कहते हैं NH2CO का होल, NH2 का होल ट्वाइस CO। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला जग जाहिर है भाई C6H12O6 बिल्कुल, और सुक्रोज का जो फार्मूला है वो है C12H22O11। ठीक है सर,
ये सब नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के बहुत सटीक एग्जाम्पल हैं। वहीं पर हम बात करें वोलाटाइल्स की, तुम बोलोगे सर जान तो रहे हैं हर लिक्विड वोलाटाइल होता है। बेटा इसके हम बेसिकली एग्जाम्पल ले सकते हैं C2H5OH का, CH3OH का, हम ले सकते हैं CH3C6H5 का, टॉलुइन का। मतलब कहने का मतलब है कि जो वेपराइजेशन कर पाएँ, जो वेपर में इजीली कन्वर्ट हो पाएँ, जिनके कारण प्रेशर लगे, डैट मीन्स वो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ P0 कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ इनका वेपर प्रेशर जरूर होगा, क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के केस में P0 इज इक्वल टू 0 होगा। कब? जब प्योर हो नॉन वोलाटाइल। ठीक, चलिए तो सर इसको क्यों आप समझाए? बेटा इसके माध्यम से ही हम आपको ले चलेंगे राउल्ट्स लॉ की नींव तक। ठीक है सर, तो अब हम ये समझ गए कि वोलाटाइल सब्सटेंस क्या है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या है। अब हम ये समझते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है जिसमें वोलाटाइल सब्सटेंस हैं टोटल, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर क्या होगा। और प्यारे बच्चों यकीन मानिए किसी वोलाटाइल सोल्यूशन के वेपर प्रेशर और उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के बीच के रिलेशन को ही क्वांटिटेटिव फॉर्म में राउल्ट्स चाचा ने आपको दिया। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि राउल्ट्स ने क्या दिया? रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड वेपर प्रेशर। किसी भी पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर और उस सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन डेवलप किया गया, जिसे हम राउल्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है और कैसे यहाँ तक हम पहुँचेंगे। आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हम हेडिंग क्या लेंगे, है ना, हेडिंग क्या लेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा हेडिंग क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, वेपर प्रेशर of a solution, vapor pressure of a solution of non-volatile substance, sorry not non-volatile, this is volatile, of volatile substance, of volatile substance। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम उन सब्सटेंस के सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे जो क्या हो बेटा? वोलाटाइल्स हो, डेट मीन्स लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक है, और इसी टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार रहता है इस लॉ का, क्योंकि है ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस लॉ को समझने के लिए मैं आपको डायग्रामेटिक हेल्प दूंगा और बड़ी आसानी से चीज़ें तुम्हारे दिमाग के अंदर स्प्रेड कर दूंगा। ठीक है सर, आप तो हर बात ऐसे कहते हैं। बिल्कुल, आप एज्यूम करिए कि हमारे पास ये एक कोई प्योर सब्सटेंस है, एक कोई कंपोनेंट्स है। ठीक है, एज्यूम करिए कि एक और प्योर हमारा कोई सब्सटेंस है। ठीक है, और एज्यूम करिए कि इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। डैट मीन्स ये एक कंपोनेंट्स, ये दूसरा कंपोनेंट्स और ये दोनों कंपोनेंट्स का मिक्स एक बाइनरी सोल्यूशन होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो और सोचना भी चाहिए। तो चलिए, तो इसमें हमने क्या ले लिया? इसमें हमने ले लिया लिक्विड। अब ये लिक्विड किसका है? मान ले कि यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस लिया या कंपोनेंट्स लिया, इसे हमने नाम दिया। नाम क्या दिया भैया? इसे हमने नाम दिया, मान लीजिए क्या नाम दिया? बी। इसे क्या नाम दिया? बी। इसे हमने नाम दिया ए। क्या नाम दिया भैया? इसे हमने नाम दिया ए। अब एक बात बता दूं कि ये जो भी हम लोग बता रहे हैं, इंडिकेशन कर रहे हैं ए बी या जो कुछ भी, ये पहली चीज़ तो अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है। कुछ में N1 हो सकता है, N2 हो सकता है, किसी में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इस बात से कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर आपने ए बी क्यों यूज किया। मैं तुमको ये भी बता दूं कि बेटा ए हमने यूज किया है सॉल्वेंट के लिए, ए हमने यूज किया है सॉल्वेंट के लिए, और बी हमने यूज किया है भैया सॉल्यूट के लिए। तो अगर हम कहीं अब बी लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि सर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। अगर हम कहीं ए लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि हम सॉल्वेंट्स की बात कर रहे हैं। एक कंपोनेंट्स ये है, कंपोनेंट्स ये है बेटा, ये प्योर है। सबसे खास बात क्या है कि इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट्स नहीं है। डैट मीन्स ये प्योर सॉल्यूट है और ये प्योर सॉल्वेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब भैया क्योंकि ये क्या है? ये लिक्विड है, इसके कारण कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर यहाँ होगा। बिल्कुल होगा, यहाँ भी होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि वोलाटाइल, अगर नॉन वोलाटाइल होता तो मानते कि वेपर प्रेशर 0 होगा। तो क्योंकि ये प्योर है तो इस पर जो वेपर प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा? P0 B। क्या लगेगा भैया? P0 B।
और इस पे जो वेपर प्रेशर लगेगा वो लगेगा पी नॉट ए। प्योर जब भी आएगा बेटा तो हम पी नॉट का यूज करेंगे प्योर के लिए, ठीक है। अब मुद्दा क्या है कि इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। अच्छा, मिक्स तो किया, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इनमें जो हमारा कंपोनेंट्स है उसको हम रिप्रेजेंटेट कर दे रहे हैं एनबी से। नंबर ऑफ मोल इनके किससे दिखा दे रहे हैं? एनबी से। इनके नंबर ऑफ मोल को हमने दिखा दिया एनए से। तो अब हम कहीं मार्केट में अगर एनए कह रहे हैं तो आप समझ जाना कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल की बात हो रही है। अगर हम कहेंगे कहीं एनबी तो आप समझ जाना कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल की बात हो रही है। मैंने कहा किताब में कुछ दूसरा हो सकता है, उस बात से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप ट्रैक को समझिए, डेरिवेशन को समझिए, जिससे चीज़ें आपको आसान लगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये ए था, ये बी था। जब मिक्स किया तो सीधी सी बात है कि ये ए और बी दोनों हमारे दोनों कंपोनेंट्स यहाँ मिक्स हुए। तो ये देखो ए हो गया, ये बी हो गया, फिर ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है सर। अब इन दोनों के कारण भी कुछ यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों, खास बात क्या है भाई, ये दोनों के दोनों क्या थे, ये दोनों के दोनों प्यारे बच्चों वोलाटाइल थे। अब वोलाटाइल हैं तो वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो कुछ ना कुछ इनका प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ भी वेपर प्रेशर होगा। अब जनरली आप क्या सोचोगे कि पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी कर दें तो इस सोल्यूशन का हमारा क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर। लेकिन मुद्दे की बात समझिए। मुद्दे की बात ये है कि भैया ये पी नॉट ए पी नॉट बी हमने तब यूज किया जब ये प्योर सॉल्यूट था, प्योर सॉल्वेंट था। अब ये प्योर नहीं है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट्स का अगर हम प्रेशर निकालें तो उसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे बेटा? पार्शियल प्रेशर। तो ए के लिए जो पार्शियल प्रेशर होगा वो आएगा पी ए, और बी के लिए जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो होगा पी बी, ना कि पी नॉट ए और पी नॉट बी। पी नॉट ए तब रखते जब प्योर होता, पी नॉट बी तब रखते जब प्योर होता। ये प्योर तो है नहीं भाई, दोनों कंपोनेंट्स इस सॉल्यूशन में मिक्स हैं। दैट मींस वी कैन से दैट दिस इज ओनली वन कंपोनेंट्स व्हिच इज डिनोटेड बाय पार्शियल प्रेशर, एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। दैट मींस वी कैन से दैट फॉर सॉल्वेंट वी कैन यूज पी ए एंड फॉर सॉल्यूट वी कैन यूज पी बी। ओके सर। और अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ मोल की, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में कितने होंगे? एन ए प्लस एन बी। बिल्कुल सर, यहाँ तक समझ में आएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट से राहुल चाचा ने एक रिलेशन दिया, और इस रिलेशन को समझते हैं, उसके स्टेटमेंट को समझते हैं और डिराइव कर देते हैं, चलते हैं वहाँ तक जहाँ तक आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो चलिए बड़े मज़े के साथ, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत होगी। याद रखने की बस चीज़ ये है कि एक प्योर सॉल्यूट लिया कंपोनेंट, एक प्योर सॉल्वेंट का कंपोनेंट लिया। सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाई बी एंड सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, एंड यहाँ पे वेपर प्रेशर पी नॉट बी, वहाँ पे वेपर प्रेशर पी नॉट ए, क्योंकि प्योर है वो भी प्योर है। इसके लिए नंबर ऑफ मोल एन बी, इसके लिए एन ए। और बेटा अगर हम इनके लिए मोल फ्रैक्शन निकालें तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स। दैट मीन जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल निकालना है, जो कि हमने मोल फ्रैक्शन डिटेल में पढ़ चुका है प्रीवियस सेशन में, तो भैया उसका अपान टोटल सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल कर दे तो मोल फ्रैक्शन बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि अब बात करते हैं कि राहुल चाचा ने इस डायग्राम के माध्यम से क्या बोला। राहुल चाचा ने इतनी सी बात कही, क्योंकि ये रिलेशन डेवलप किए थे किसके किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। 1886 में, 1886 में राहुल जी ने एक रूल दिया। उन्होंने क्या बोला भैया? उन्होंने इतनी छोटी सी बात कही, उन्होंने बस एक सिंपल सी बात कही। वो बात क्या थी बेटा? वो बात यही थी कि वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या रिलेशन होता है। खैर छोड़ो, अब मैं तुमसे कहूँ कि अगर यहाँ पे लगने वाला वेपर प्रेशर हमारा कितना है, पी नॉट बी है, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। जिस पार्टिकुलर सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात हो रही है उसी पार्टिकुलर सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डेट मीन्स यहाँ से इन्होंने ये कहना चाहा कि मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, कुछ लोग जीटा कहते हैं, तो बी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला इन्होंने ये दिया। दूसरा इन्होंने कहा अगर हम इसके लिए निकाल रहे हैं तो पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि फॉर ए सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कंपोनेंट्स
ऑफ मोल फ्रैक्शन। बेटा जिस पार्टिकुलर सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करनी है, उसके जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, ये सारा सीन समझे। यहाँ ये सीधे शब्दों में राहुल चाचा इतना कहते हैं कि इस पर जो वेपर प्रेशर लग रहा है इसमें उपस्थित नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करेगा, यानी जितना नंबर ऑफ मोल होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। ये बात स्वाभाविक सी है कि अगर किसी कंटेनर में किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो निसंदेह हम कह सकते हैं अगर वोलेटाइल सब्सटेंस है तो उसके बढ़ने से कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात राहुल जी ने कही कि किसी भी सोल्यूशन के लिए हमारा जो वेपर प्रेशर है उसके किसी कंपोनेंट के लिए वो उसके कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर ये बात मुझे कम समझ में आ रही है, आइए लिखते हैं तब समझ में आएगी। सबसे पहले जानिए कि राहुल चाचा ने क्या कहा, और ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, राहुल चाचा ने सबसे पहले तो 1886 में एक लॉ दिया। ये जो लॉ था बेटा ये क्वांटिटेटिव रिलेशन था। क्या था भाई? क्वांटिटेटिव। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। क्वांटिटेटिव रिलेशन था बेटा, नॉट क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कि जो एक होता है बेटा ना गुणात्मक मतलब क्वालिटी की बात करे, गुण की बात करे। एक होता है बेटा कि जो क्वालिटी की बात ना करे, जो अमाउंट की बात करे, तो ये अमाउंट की बात करने वाला था। ठीक है सर, ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशन था। किसके किसके बीच में था पहले ये लिख दूं। ये क्वांटिटेटिव रिलेशन था बेटा राहुल जी ने जो दिया, ये क्वांटिटेटिव रिलेशन था वेपर प्रेशर के और प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन के। अब कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा? कंसंट्रेशन भाई नंबर ऑफ मोल से निकलेगा, और नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंटेट करने के लिए सबसे बढ़िया जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था वो क्या पढ़ा था भाई? मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। तो सीधे शब्दों में राहुल चाचा ने मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में एक रिलेशन डेवलप किया जिनको हम बोलते हैं राउल्स लॉ। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि फॉर ए सोल्यूशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एकदम मज़े के साथ जिससे किसी भी बच्चे को याद ना करना पड़े कोई भी डिफिनीशन, और एक एक बच्चा यहाँ से समझ के जाए। फॉर ए सोल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर प्रेशर में बेटा बोल भी दे रहा हूँ इसीलिए अगर मेरी राइटिंग तुमको फारसी लगे। फॉर ए सोल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर प्रेशर ऑफ solution is directly proportional to the mole fraction of that component। आइए इसको समझाते हैं और आपके दिमाग में उतारते हैं बेटा। एंड दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ द राउल्स लॉ। राउल्स चाचा ने बस एक सिंपल सी बात कही कि किसी भी सोल्यूशन के किसी कंपोनेंट्स का जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो उसी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर हम किसी सॉल्यूट के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उस सॉल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन है उसी पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इन ए सोल्यूशन या फॉर ए सोल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स। जिस पार्टिकुलर कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर निकालना है उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन भैया? वेपर प्रेशर। ठीक है सर, ईच कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट की बात हो रही है। डेट मीन सीधे शब्दों में अगर हम बात करें पी नॉट ए की जो कि हमने सॉल्वेंट के लिए लिया था, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसका मतलब कि इसके लिए फार्मूला क्या आएगा? पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं, कुछ लोग जीटा कहते हैं, ए मतलब सॉल्वेंट की बात हो रही है। मैंने पहले ही कह दिया था कि बेटा अगर हम ए लेंगे तो सॉल्वेंट समझना, बी लेंगे तो सॉल्यूट समझना। ठीक है, डेट मीन्स अगर हम बी के लिए बात करें तो फार्मूला क्या होगा? पी नॉट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। एंड जहाँ पे एक एक टर्म्स का मतलब आपको समझना होगा। एंड दीज टू इक्वेशंस आर नोन एज राउल्स लॉ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ये हो गया। ये क्या है भैया? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सर ये मोल फ्रैक्शन क्या है? बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही
कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, अगर हमको सॉल्यूट का निकालना है तो क्या होगा, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकालना है, ए मतलब सॉल्वेंट, तो फार्मूला क्या होगा Na/Na+NB। ये पता है कि नहीं? बिल्कुल सर पता है। और अगर हमको वही मोल फ्रैक्शन बी का निकालना हो, डैट मीन सॉल्यूट के लिए, तो क्या होगा NB/Na+NB। ये भी पता है बिल्कुल। जिस पार्टिकुलर कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है उतना अपान टोटल कंपोनेंट्स ऑफ द मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन, वो हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो सीधे शब्दों में जनाब ये कह रहे हैं कि जिस कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर की बात करनी है, उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। राहुल चाचा ने कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया, एक रिलेशन जनरेट किया, जिसके अकॉर्डिंग, फिर से सुनो, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट या फॉर ए सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कंपोनेंट्स नंबर ऑफ मोल। नहीं समझना है? और आसान सुनो, फॉर ए सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ डेट कंपोनेंट्स। जिस पार्टिकुलर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर को निकालना है, जानना है, प्रेडिक्ट करना है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। यानी कि कितना मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, उतने ही पे ही डिपेंड करेगा सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेशन। हेयर वी कैन इजिली सी डैट। बेटा हम देख सकते हैं P0 ए, ये सॉल्वेंट की बात हो रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। P0 भी दिस इज टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट, और यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। X भी डैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा, ये डायग्राम भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने प्योर के लिए P0 यूज किया बेटा, और फिर जब हमने सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स की बात की तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया PA और PB, ना कि P0 ए PB, P0 भी, क्योंकि P0 का मतलब बेटा प्योर की बात हो गई। ठीक है, चलो भाई क्लियर है, ध्यान देना। फिर ये रिलेशन हमने याद कराया कि ये सोल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ डेट कंपोनेंट्स। ठीक है सर, याद हो गया। बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ भैया, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। जिस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात करनी है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करोगे। ठीक है सर, याद हो गया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये भी बता दिया। अब आपको थोड़ा डिराइव करा रहा हूँ कि कैसे इसके लंबे फार्मूले तक पहुँचते हैं। तो चलिए भैया, अब हम इसको डिराइव करते हैं। हमने रिलेशन निकाला, दो रिलेशन निकाला। एक रिलेशन निकाला P0 A इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। एक रिलेशन हमारा ये था बेटा, ठीक है, अलग अलग हम बता रहे हैं। और हमने क्या निकाला, और हमने निकाला P0 B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। हमने यही निकाला था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों ये याद रखना, ये तब के लिए था जब प्योर सॉल्यूशन हो। अब ईच कंपोनेंट्स की बात हो रही है, तो ईच कंपोनेंट्स तो हमारे पास इसी में है भाई, यही दो कंपोनेंट्स है, बाकी सब में तो प्योर है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे, यहाँ से नॉट हटा देंगे, यहाँ से हम नॉट हटा देंगे बेटा, क्योंकि जब कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो फिर प्योर तो है नहीं, क्योंकि दो है कहीं ना कहीं, तो हम ये लिखेंगे। और अब इसी फार्मूले की मदद से यहाँ से भी हम नॉट हटा देंगे बेटा। क्यों? क्योंकि ईच कंपोनेंट की बात हो रही है। कंपोनेंट ईच कंपोनेंट प्योर हो ही नहीं सकता, एक ही कंपोनेंट होता फिर ईच की बात ही ना होती। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, PA और PB। ये हमारा राउल्स लॉ का फार्मूला है। ठीक, P0 लग गया मतलब प्योर है बेटा, PA PB मतलब पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, अलग अलग कंपोनेंट्स की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहें, तुम तो पढ़े लिखे हो भाई, तो क्या होगा, जिगर के टुकड़ों फार्मूला हो जाएगा PA, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो भाई सीधी सी बात है, कांस्टेंट आएगा, K आएगा, और ये हो गया X है। अब यहाँ से फोकस करना कि अगर हम K की वैल्यू को निकाल लें तो यहाँ पे ये बहुत काम आने वाली है K की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम एक ट्विस्ट लाएंगे। ट्विस्ट क्या लाएंगे, अब आप एज्यूम करिए कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स है उसमें केवल एक ही कंपोनेंट है। ये क्या कह रहे हैं सर, अरे भैया ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के लिए हमने निकाल दिया। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें पर्टिकुलर एक ही कंपोनेंट है, यानी चाहे सॉल्यूट है चाहे सॉल्वेंट है। अब हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम खुद से ले रहे हैं बेटा कि लेट अस कंसीडर, है ना, आपको समझाने के लिए कि लेट अस कंसीडर, है ना, let us consider
ए इज़ प्योर, कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो प्योर है, अब उसमें भैया कोई दूसरा कंपोनेंट्स नहीं है, डेट मीन्स बी का अमाउंट कितना है, 0 है ना। प्योर ए की अब हम बात करेंगे। देखिए अभी तक हमने किसकी बात की, अभी तक हमने कंपोनेंट्स की बात की, इसीलिए ए और बी दोनों की बात की। अब हम सोच रहे हैं कि ए इज़ प्योर, हमारे पास केवल ए है, ठीक है। जब केवल ए है इसका मतलब ए के लिए जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए आएगा और बी के लिए एक्स बी आएगा। एक्स बी है नहीं, 0 है, तो एक्स ए बराबर 1 होगा। आप बोलोगे ये कैसे, क्योंकि यू ऑल ऑफ नो वेरिएबल अबाउट वेरिएबल फॉर ए सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1 एंड इफ सेकेंड कंपोनेंट इज 0, ए इज ओनली प्योर सब्सटेंस, देन वी कैन से दैट एक्स ए इज इक्वल टू 1। बेटा एक्स ए बराबर 1 हो जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 बिकॉज ए इज प्योर। यही है ही भैया, सॉल्यूट है ही नहीं इसमें, तो पूरा सोल्यूशन यही हुआ और इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे रखिए इसकी वैल्यू, तो क्या आएगा भैया, यहाँ पे जब तुम इसकी वैल्यू रखोगे, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे तो क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू, के की वैल्यू है कितनी भैया, के की वैल्यू तो भी नहीं पता, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1। डैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो के इज इक्वल टू क्या आया, पी ए आया। कितना आया बेटा, पी ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वैल्यू कितनी आई, पी ए आई। लेकिन याद रखना, याद ये रखना है बेटा कि यहाँ हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0। कब, जब ए प्योर है। तो अगर प्योर के लिए हम निकालेंगे, ध्यान रखना, अगर प्योर के लिए हम निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, पी नॉट ए, और यहाँ पे लगाएंगे पी नॉट ए। तो के की वैल्यू आ गई पी नॉट ए। कब, जब हम प्योर की बात कर रहे हैं, एकदम प्योर की। अगर प्योर ना होता बेटा तो नॉट वॉट नहीं लगता। जिसको ना समझ में आया हो मैं फिर से ये बात समझा दूँ बेटा। देखो वहाँ दिक्कत होती है, यहाँ दिक्कत होती है। पहले तो हमने ये डिराइव कर लिया रिलेशन, अब हमने भाई प्रोपोर्शनल का साइन हटा के के लगाया। अब हमको के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालने के पहले हम सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास केवल एक ही सब्सटेंस हो, एक ही ए प्योर हो हमारा, तो हमने क्या लिखा, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स ए के लिए बेटा जो वेपर प्रेशर होगा, 1 मिनट भैया, एक्स ए के लिए जो वेपर प्रेशर होगा उसकी हम बात कर लें। इसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट ए अगर ये प्योर है, और पी नॉट बी बराबर 0 है, क्योंकि भैया देख लो, क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब ज़रा प्यार से देखो कि अब अगर हम लिखना चाहें यहाँ से वेपर प्रेशर, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। एक्स ए की जगह हम कितना लिख सकते हैं, एक्स ए की जगह हम 1 लिख सकते हैं। हमारे पास क्या रिलेशन है, हमारे पास है पी नॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स ए। अब आगे अगर हम इसके लिए लिखें, के की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी, अभी नहीं पाए हैं, एक्स ए की वैल्यू लिख सकते हैं 1, तो हम लिख दिए पी नॉट ए। यहाँ पे हम बराबर का साइन हटाएं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तभी तो के आया बेटा। हाँ बिल्कुल, हम लिखेंगे बराबर के, और एक्स ए की वैल्यू कितनी आई, 1। कैसे आई मैंने आपको बता दिया। मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है किसी भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वो 1 होता है। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अमाउंट 0 है, तो ये इतना इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब बेटा यहाँ से हमको एक बात और पता चल गई कि के इज इक्वल टू पी नॉट ए। ये थोड़ा ये इक्वेशन थोड़ा संभाल के रखना जनाब। अब यही के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब पुट कर दिए, ध्यान दीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा भैया फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट किए इस इक्वेशन में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अब, तो क्या आया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, एंड दिस इज आल्सो राउल्स लॉ। बेटा ये भी आ गया कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक। अब इसी तरह अगर हम पी बी के लिए निकालें, प्योर कंपोनेंट बी ले लें, तो यहाँ पी बी, यहाँ एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 0, तो सारी चीज़ें सेम आएंगी। तो हम यहाँ क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, एंड दिस इज आल्सो राउल्स लॉ रिलेशन। बेसिकली यही राउल्स लॉ है बेटा, लेकिन अगर और सॉल्व करोगे, दिस इज आल्सो राउल्स लॉ इक्वेशन, ठीक है। कैसे आया, जब हमने एक प्योर सब्सटेंस लिया जिसके लिए वेपर प्रेशर पी नॉट ए लिया, के की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट की और इस इक्वेशन में रखकर यहाँ तक हम पहुँचे, ठीक। अब मेरी बात को समझो, अगर हम पर्टिकुलर, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने पहले कंपोनेंट्स के लिए निकाला, फिर दूसरे कंपोनेंट्स के लिए निकाला। अगर हम अब पूरे सोल्यूशन के लिए निकालना चाहें वेपर प्रेशर, तो बेटा तुमको मैं एक छोटी सी बात याद कराऊंगा। क्या तुम्हें याद है, क्लास 11th में एक लॉ तुमने पढ़ा था गैसियस लॉ में,
डाल्टन्स लॉ कहते थे कि जो टोटल प्रेशर है किस गैसों पे, वो सारे गैसों के प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी कि क्या होता था, पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, इन सब का योग होता था P टोटल। डेट मीन्स वी कैन से डेट कि अगर कोई कमरा है, उस कमरे में ढेर सारी गैसें हैं, उन पे प्रेशर काम कर रहा है, तो उस कमरे के टोटल प्रेशर को निकालने के लिए उन सारी गैसों के प्रेशर का हम सम कर देंगे। तो डाल्टन्स का बेटा जो हमारा पार्शियल प्रेशर का लॉ था वो यही था। अब समझिए, हमारे पास हमने PA के लिए निकाल लिया, कितना निकाला, PA के लिए क्या निकाला भैया, PA के लिए हमने निकाला P0A इंटू XA। PB के लिए हमने क्या निकाला, दूसरे कंपोनेंट के लिए P0B इंटू XB। अब बेटा अब डाल्टन्स का लॉ इस पे लगाएंगे, अगर हम P टोटल निकालेंगे तो P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB कर सकते हैं, बिल्कुल। PA की वैल्यू कितनी है भैया, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB एंड बेटा दिस इज आल्सो राउल्ट्स लॉ। कितनी आसानी से P टोटल इज इक्वल टू, तो ये फाइनली पूरा डिराइव हो गया हमारा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस। किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की हमने बात की और इसी में हमने राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन किया। याद रखना ये किसके लिए था, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। बेटा एक बार रिकॉल कराऊंगा जिससे तुम्हारे दिमाग में आ जाए, क्योंकि याद कराना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया B, प्योर सॉल्यूट लिया A। इसका वेपर प्रेशर P0B क्योंकि प्योर था, इसका P0A क्योंकि प्योर था। जब ये मिक्स कर दिया, अब ये कंपोनेंट की बात करेंगे, प्योर रह नहीं गए, तो ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर PA, पार्शियल वेपर प्रेशर PB। फिर हमने राउल्ट्स लॉ की बात की। राउल्ट्स लॉ ने वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन स्थापित किया। राउल्ट्स ने कहा कि फॉर ए सॉल्यूशन ईच कंपोनेंट्स ऑफ वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जिस पार्टिकुलर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर की बात होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। उसके बाद हमने ये दो रिलेशन लिखा, PA ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की बात की, ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात की, वेपर प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फिर हमने डिराइव करने के लिए ये दोनों रूल लिख के फिर हमने क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, K ला दिया, K की वैल्यू निकालनी थी। फिर हमने एज्यूम किया कि अगर हम माने कि सोल्यूशन में हमारे केवल एक ही कंपोनेंट है जो कि प्योर है, तो XA इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया, क्योंकि XA प्लस XB बराबर 1। इफ़ अब XB की वैल्यू 0 है, बराबर 1 है, तो XA की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही तो होगी, बिल्कुल। तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अब भैया XA की वैल्यू 1 रख दिए। अब हम P0A इसका वेपर प्रेशर होगा क्योंकि ये प्योर है, तो इस पे XA की जगह 1 रख दिए। अब K की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, K की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम ले जाके रख दिए और हमारे पास ये आया। अब K की वैल्यू जब इक्वेशन फर्स्ट में हमने रख दिया, हमारे पास ये डेरिवेशन आया, PB के लिए ये आया। अब भैया डाल्टन्स का रूल लगाया, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, डैट मीन्स पार्शियल प्रेशर जो हमारा है उनका योग कर देंगे, सम कर देंगे। तो हमारे पास बेटा फाइनली क्या आया, हमारे पास ये डेरिवेशन आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो यहाँ से भैया राउल्ट्स लॉ हमारा फिनिश हुआ फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस। अब कुछ बुक्स में NCERT में भी मेंशन है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉन वोलेटाइल के लिए क्या होगा, और उसके बाद फिर एक ग्राफ है जिसको तुमको समझाते हैं और मज़ा आने वाला है। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, फॉर नॉन वोलेटाइल। हालांकि इसको नहीं भी लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा, वहीं तक था, फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अब बेटा कह रहे हैं कि कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस यूज कर दें तो क्या होगा। बहुत आराम से देखना, कोई कठिन चीज़ नहीं है। आप एज्यूम करो कि ये आपके पास क्या है, कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल है, A है ना, B मान लो, क्योंकि जनरली सॉल्यूट ही सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, ये कैसा भैया, ये नॉन वोलेटाइल है। मैं तुमको सारी बात समझाना चाह रहा हूँ बेटा, रटने पे मत आना, ठीक है। और यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिए हैं जिसको हमने A मान लिया। ठीक, अब ये भैया ये तो वोलेटाइल है, तो इसके लिए वेपर प्रेशर होगा, इसके लिए वेपर प्रेशर P0B इज इक्वल टू 0 होगा। सॉल्यूट पे कोई वेपर प्रेशर नहीं क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। अब ये वोलेटाइल है तो यहाँ P0A लगेगा, कुछ ना कुछ होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अभी अभी तुमको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया। अब भैया इन दोनों को मिक्स कर दिए। जब इन दोनों को मिक्स कर दिए तो ज़रा प्यार से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि मान लो कि B आकर के यहाँ बैठ गया इसकी सरफेस पे, सॉल्यूट है, बैठेगा ही। तो भैया कहीं ना कहीं इसके बैठने के चक्कर में वेपर प्रेशर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि ये रोकेगा इनको उबलने से। कहीं ना कहीं ये नॉन वोलेटाइल है तो इनको रोकेगा ही कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो वेपर प्रेशर लगाने।
ठीक है, रोकेगा नहीं रोकेगा देखेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि PB, और भैया सॉल्यूट के लिए हम कह सकते हैं PA, क्योंकि इसमें A जो है वो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट PB है। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि अगर हमारे पास, बहुत ध्यान से देखना, अगर हमारे पास केवल प्योर सॉल्वेंट हो, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कि अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन है, लेकिन बेटा ये कैसा सॉल्यूशन है, नॉन वोलाटाइल, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो भैया नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है। तो सॉल्यूट का जो प्योर है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का जो प्योर नहीं है जिसमें नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस भी है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ऐसे में हम एक चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं, वो चीज़ ये है बेटा कि P0A इज़ ग्रेटर देन, P0A यहाँ पे ज़्यादा है बेटा किसके, PA प्लस PB से, यानी कंपोनेंट्स के इसके जो सॉल्यूशन के बेटा इसके जो हमारे वेपर प्रेशर हैं उससे कहीं ज़्यादा तो प्योर सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है, बिकॉज नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करते हैं। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करते हैं। ये बात क्लियर है, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मच बेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ से भैया फिर वही रिलेशन हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, वही चीज़ कि PH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है। तो रिलेशन नहीं बदलेगा बेटा, रिलेशन नहीं बदलेगा जनाब, है ना। प्रीवियस इक्वेशन से फिर हम लेते आए क्या, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, K लगाएं, K की वैल्यू रख दें और फिर वही आ जाएगा। यहाँ समझना ये है कि किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन पर अगर हम वर्क कराते हैं राउल्स का लॉ तो डेरिवेशन भी सेम आएगा, पर इतना जानना कि वेपर प्रेशर बेटा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के चलते डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में रहेगा, वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को घटाने का काम करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट राउल्स लॉ बेटा। अब आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। चलिए अब हम एक ग्राफ के माध्यम से इन चीज़ों को और क्लेरिफाई करते हैं, क्योंकि ग्राफ भैया तो आपके एग्ज़ाम में, है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आइए बड़े दमदारी से हम ग्राफ को पढ़ते हैं कि आप एज्यूम करिए कि हमारे पास ये एक लाइन है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ और ग्राफ बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं वेपर प्रेशर। क्या लेते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। ठीक, यहाँ पे क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या लेते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन। और इन्हीं के बीच में रिलेशन तो दिखाता है राउल्स लॉ। ठीक है, अब आप एज्यूम करो कि इस एंड पे हमारे पास केवल सॉल्वेंट है, तो हमने क्या माना कि यहाँ केवल मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्वेंट का, B, और यहाँ केवल हमारे पास प्योर है क्या, सॉल्यूट है। तो हम लिख सकते हैं कि प्योर सॉल्यूट, देखिएगा कितनी आसानी समझते हैं। और यहाँ हम लिख सकते हैं प्योर सॉल्वेंट। क्या लिख सकते हैं बेटा, प्योर सॉल्वेंट। दैट मीन्स यहाँ XA इज इक्वल टू 0 है और यहाँ XB इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ टोटल एक ही, तो टोटल XB ही है, तो XB की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1, क्योंकि पूरे सोल्यूशन की भी 1 होगी। XA इज इक्वल टू 0 देन XB इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बेटा XA इज इक्वल टू 1 होगा बिकॉज XB इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी सोल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब भैया जब XB था, मेरी बात को समझना, केवल प्योर है, हमारे पास क्या था, प्योर सब्सटेंस था। क्या था, प्योर सब्सटेंस। तो इसके वेपर प्रेशर की अब हम बात करेंगे, किसके, XB की। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, XB की, किसकी बात करेंगे बेटा, XB की। आपको 2 पॉइंट ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी देखो कितनी आसानी से समझोगे और कितनी आसानी से ग्राफ। तो भैया जो हमारा वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, धीरे धीरे वो हमारा बढ़ेगा। कब, जैसे जैसे वो जाएगा किसकी तरफ, XA भी उसमें मिलेगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल होंगे भैया, जितने नंबर ऑफ मोल होंगे वेपर प्रेशर उतना ही तो बढ़ेगा। तो इसको आप यहाँ से यहाँ मिला दोगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब वेपर प्रेशर यहाँ पहुँचा था। ठीक, अब धीरे धीरे देख रहे हो कि तुम्हारा XB यानी सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो रहा है, केवल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे ये वेपर प्रेशर क्या होगा, घटने लगेगा। यहाँ बढ़ा, यहाँ घटा, और इन दोनों को जोड़ देंगे एक लाइन से। और यहाँ पे हम क्योंकि B के लिए लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। ये फार्मूला इसके लिए, ये PA के लिए है,
तो यहाँ क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और ये दोनों के लिए है बेटा, तो दोनों के लिए भी हम फार्मूला लिख देंगे। दोनों के लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे कि पी टी इज इक्वल टू पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, एंड दिस ग्राफ इज बेस्ट ग्राफ फॉर राउल्ट्स लॉ। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये दिखा रहा है कि जब केवल प्योर एक्स बी था, एक्स ए नहीं था, केवल सॉल्वेंट था, धीरे धीरे जब सॉल्यूट मिलता गया तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया। ये दिखा रहा है कि जब सॉल्वेंट का अमाउंट घटता गया, केवल सॉल्यूट बचा तो वेपर प्रेशर घटता गया। सीधे शब्दों में जब नंबर ऑफ मोल घट रहे हैं तो वेपर प्रेशर घट रहा है, जब नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर बेटा हमारा बढ़ रहा है। यहाँ पे और कोई विशेष बातें नहीं हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ का ये ग्राफ आप याद कर लेना, एग्जाम में बनाओगे तो बड़ा इफेक्टिव काम करेगा। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या था एक बार हम फिर से बात कर दें। 1886 में राउल्ट्स चाचा ने एक रिलेशन दिया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस एंड मोल फ्रैक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और बेटा इस रिलेशन में कही बात की गई कि फॉर ए सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स एंड दिस इज राउल्ट्स लॉ। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये एक एक कंपोनेंट्स के लिए था, पार्शियल वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट था। तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ खत्म हुआ और कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। यकीन मानो मज़े के साथ पढ़ेंगे, पूरा सोल्यूशन चैप्टर के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, और सारे PYQs कराऊंगा। याद रखना एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि तुम्हारा सपना जो है वो मेरा सपना है, आपके आंखों के सपनों को पूरा करना है। तो चलिए हम मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर से उन सीढ़ियों को चढ़ते हैं जो हमारे लक्ष्य तक जाती है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मचाते रहो।